देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, मॉडल सेट का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। और आप लोगों को एक बार फिर से बता दें कि आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना बताया गया है उतना को ही करना है। और मॉडल सेट का जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो सबको एक बार कंप्लीट कर लेना है। कॉपी लेना है, उसके अंदर सभी क्वेश्चन को बना करके देखना है। और बाकी जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया है वही सबको रिवाइज करना है और बहुत बार प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में जाते के साथ ही क्वेश्चन को लिखना शुरू कर दें। और एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है जितना करवाया जा चुका है बस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन को लिख करके बताया जा रहा है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और आप लोगों के पास मात्र एक दिन बचा हुआ है, इसीलिए हम लिख लिए हैं, उसके बाद आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रैंक के बारे में पता होना चाहिए और एक्लैम फॉर्म के द्वारा रैंक कैसे निकलता है वो भी पता होना चाहिए। अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन तो आधा दूर तक कर दीजिएगा लेकिन उसके बाद सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो देखिए जिस प्रोसेस के द्वारा बताया जा रहा है उस प्रोसेस को आप लोग फॉलो कीजिएगा, आप लोग को 1 मार्क्स नहीं कटेगा, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट लिख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन दिया गया है। तो जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको गिवन दैट करके लिख लिए। उसके बाद इक्वेशन 1 पहला वाला इक्वेशन को, दूसरे वाले को सेकेंड इक्वेशन, तीसरे वाले को थर्ड इक्वेशन मान लिया गया। अब देखिए कि इस इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन के रूप में बदल सकते हैं, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैट्रिक्स इक्वेशन। और अगर आप लोगों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो नहीं लिखिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट लिखिएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। हम लोग इस फॉर्मेट में बदल सकते हैं जहाँ पे ए क्या होता है, ए होता है अंदर वाला इक्वेशन का कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स के बगल वाला वैल्यू, वाई के बगल वाला वैल्यू, जेड के बगल वाला वैल्यू, इसके द्वारा जो मैट्रिक्स बनता है उसी को बोलते हैं ए। बी मतलब बाहर वाला, जो बाहर वाला नंबर है उसके द्वारा मैट्रिक्स बनता है वो। और एक्स का मतलब जो भी वेरिएबल यूज किया गया है, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल यूज किया गया है तो एक्स की जगह पे 3 वेरिएबल आ जाएगा। अब देखिए वो वैल्यू लिख दिया गया है, ए का वैल्यू 537 कोफिशिएंट है, सिर्फ जो भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट। सेकेंड रो में देखेंगे 3 26 और 2, तो 3 26 और 2। और थर्ड रो के अंदर देखिएगा, थर्ड वाला इक्वेशन से जो भी कोफिशिएंट का वैल्यू है उसको लिख लेंगे 7 2 और 10, 7 2 10। बी क्या बताएं, बाहर वाला वैल्यू 495, तो बी का वैल्यू 495 ये है। एक्स क्या है, जो भी वेरिएबल होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, वेरिएबल का वैल्यू को एक्स बोलते हैं। अब हम लोग क्या निकालते हैं, एगुमेंटेड, और एगुमेंटेड का मतलब होता है ना ए और बी को मिला करके लिखना। तो देखिए नाउ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज, और आर्गुमेंटेड को ऐसे लिखते हैं ए आर्गुमेंटेड बी, ये कॉलम को साइन लगता है। इसका मतलब है कि पहले ए मैट्रिक्स लिख देना है, उसके बाद बी मैट्रिक्स को लिख देना है। तो ए मैट्रिक्स का वैल्यू ये था, इसको यहाँ पे लिखें 537 3 26 2 7 2 10। उसके बाद क्या है, बी मैट्रिक्स को लिख दिए। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, रैंक निकालने के लिए इस मैट्रिक्स को यूज करेंगे, और जिसमें हम लोग एक्लैम फॉर्म यूज करेंगे। क्या, एक्लैम फॉर्म। तो आप लोगों को एक्लैम फॉर्म पता होना चाहिए। अब देखिए एक्लैम फॉर्म में क्या करते हैं कि इसके मदद से इसको जीरो बनाते हैं, इसको जीरो बनाते हैं, इसके मदद से इसको जीरो बनाते हैं और इसको जीरो बनाते हैं। मतलब ना रो ऑपरेशन सिर्फ यूज होता है इसमें। क्या यूज होता है, रो ऑपरेशन। इसमें आप कॉलम ऑपरेशन नहीं यूज कर सकते। अब बहुत सारा अगर बच्चा को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो भी आप लोगों के पास 6 और ऑप्शन है, क्योंकि टोटल 7 में से 4 को ही अटेम्प्ट करना है। तो कोई 6 अदर में तो आप बना ही लीजिएगा। तो देखिए इसमें एक्लैम फॉर्म हम कैसे यूज करेंगे। सो सबसे पहले रो 1 को चेंज किया गया, ये लिखा गया है, इसका मतलब रो 1 है। इसमें हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड।
अब इससे अगर डर लगता है तब तो आप आज नहीं कर पाइएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर चुके हैं तब आपके लिए ये क्वेश्चन आसान होने वाला है। अगर ये क्वेश्चन अभी तक नहीं सॉल्व किए हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तब यहाँ तक तो पहुँच जाइएगा, लेकिन इसके बाद का प्रोसेस आप लोगों को करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। और वहाँ पे जब करिएगा तो टाइम भी पूरा लैप्स हो जाएगा आप लोगों का एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो जो इसको पढ़े हो वही करे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए आइक्लन फॉर्म में R1 को चेंज किया गया है। इसका मतलब है R1 को चेंज किया गया किससे? 3R1 से। मतलब जो रो 1 है ना, R का मतलब रो को बताता है। रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया है, रो 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया है। ये है रो 2, इसमें सभी नंबर के साथ 5 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो आगे देखिएगा किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे देखिए कि रो 1 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे पहले कितना था? 5 था, 3 था, तो 5 3 जा 15 हो गया। यहाँ पे 3 था, 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ पे 7 था, 7 3 जा 21 हो गया। और यहाँ पे 4 था, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड वाले रो में 5 से मल्टीप्लाई किया गया। इस रो में 5 से मल्टीप्लाई किया गया था। तो पहले यहाँ पे 3 था, तो 3 पचे 15 हो गया। यहाँ पे 26 था, तो 26 इंटू 5 किया गया 130। फिर यहाँ पे 2 था, तो 2 5 जा 10 किया गया। यहाँ पे 9 था, 9 5 जा 45 किया गया। रो 3 में कोई चेंजिंग नहीं था, तो यही नंबर को लिख दिया। अब आगे क्या किया है कि रो 2 को चेंज किया गया है। ये लिखा गया है, मतलब रो 2 को चेंज किया गया है। किस प्रकार से चेंज किया गया? रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट किया। ये देखिए ये रो 2 है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि रो 1 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो रो 1 को उसी प्रकार से लिख दिए। जो यहाँ पे रहता है उसी का मतलब होता है कि इसको चेंज किया गया। अब देखिए रो 2 मतलब सेकेंड रो को चेंज किया गया। तो यहाँ पे क्या चेंज किया गया? रो 2 में से रो 1 को घटाना है। 15 में से 15 को घटाया 0, 130 में से 9 को घटाया 121, 10 में से 21 को घटाया -11, और 45 में से 12 को घटाया 33। रो 3 को उसी प्रकार से लिख दिए। ये रो 3 था, उसको उसी प्रकार से लिख दिए। अब इस वाले मैट्रिक्स में फिर से ऑपरेशन लगाया गया है, और इसमें अब की बार 3 ऑपरेशन एक साथ लगाया गया। क्या? रो 1 है, उसमें 7/3 से मल्टीप्लाई किया गया। इसका मतलब है रो 1 में चेंज किया गया है, और क्या चेंज किया गया? 7/3 से मल्टीप्लाई किया गया। रो 3 है, रो 3 में भी चेंज किया गया है, 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। और रो 2 है, रो 2 में भी चेंज किया गया है, 1/11 से मल्टीप्लाई किया गया है। क्यों मल्टीप्लाई किया गया? ताकि मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे 0 कर सकें, क्योंकि एक्लन फॉर्म का मेथड यही होता है। अब जो एक्लन फॉर्म पढ़ा होगा उसको पता चल रहा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए यही प्रोसेस को लगाएंगे। तीनों रो में चेंज किया गया। तो रो 1 में क्या किया गया? 7/3 से मल्टीप्लाई किया गया। तो सब में 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें 7/3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 35 आएगा। इसमें किया गया तो 21 आ गया। 7/3 से इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो 49 आएगा, और फिर इसमें किया गया तो 28। रो 2 में भी चेंज किया गया है। देखिए रो 2 को 1/11 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 0 में से 1/11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 121 1/11 से मल्टीप्लाई किया गया तो 11 आएगा। -11 में 1/11 से मल्टीप्लाई किया गया तो -1 आएगा। 33 है, 33 में फिर से 1/11 से मल्टीप्लाई किया गया, 3 वैल्यू आ गया। रो 3 में चेंज फिर से किया गया, क्या? 5 से मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पे हर एक नंबर में 5 से मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ से 7 5 जा 35, 5 से मल्टीप्लाई किया है, 2 5 जा 10, 5 10 जा 50, 5 5 जा 25। ये हो गया यहाँ तक। अब इसके अंदर हम लोग को फिर से ऑपरेशन लगाया गया है, और ऑपरेशन इसलिए लगाया जा रहा है ताकि हम लोग यहाँ पे 0 कर सके, और सिर्फ रो ही ऑपरेशन लगता है, इसीलिए रो को यूज किया जा रहा है।
आर का मतलब रो को। अब इसके अंदर फिर से रो 3 के अंदर चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया? रो 3 में से रो 1 को घटा दिया गया। ये था रो 3, इसमें से रो 1 ये है, इसको घटा दिया गया। तो देखिए रो 1 को उसी प्रकार से लिख देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो 35, 21, 49, 28 वही लिख दिए। रो 2 में भी कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं। रो 3 में चेंजिंग किया गया है। क्या चेंजिंग किया गया? रो 3 में से रो 1 को घटाया गया। तो रो 3 कौन है? 35, 35 में से रो 1 को घटाया गया। 35 माइनस 35 0, 10 माइनस 21 माइनस 11, 50 में से 49 जाएगा क्योंकि ये ऑपरेशन लगा रहे हैं 1, 25 में से 28 जाएगा तो क्या बचेगा? -3। अब हम लोगों का ये नंबर भी 0 बन गया, ये नंबर भी 0 बन गया। अब हम लोगों का प्रयास रहता है कि इसको 0 बना दे और इसको 0 बना दे, मैक्सिमम 0 बनाना रहता है। तो अब हम लोग लास्ट ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि रो 1 में सबसे पहले क्या करेंगे? 1/35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रो 1 मतलब रो 1 को चेंज किया गया, 1/35 मतलब हर एक नंबर के साथ 1/35 मल्टीप्लाई करेंगे। रो 3 में भी चेंज किया गया है, रो 3 में रो 2 को ऐड किया गया और रो 2 को उसी प्रकार से रहने देंगे, ठीक है। रो 1 में 1/35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 में 1/35 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 1। 1/35 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू काट कर आएगा 3/5। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 21 इंटू 1/35, देखिए 21 इंटू 1/35 आएगा। 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, तो 3/5। उसको 49 को भी सॉल्व करेंगे, 1/35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये वैल्यू दे देगा। फिर 28 को 1/35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू देगा। फिर रो 2 में कोई चेंजिंग नहीं है और रो 3 में ये ऑपरेशन लगाया गया है। ये रो 3 है, इसमें रो 2 को ऐड कर देंगे तो 0 में से 0 ऐड करेंगे, 0 ही रहेगा। -11 + 11 0, 1 - 1 0, -3 + 3 0। तो अब हम लोगों का मैक्सिमम 0 बन गया। क्या बन गया? मैक्सिमम 0। अब हम लोग क्या निकालेंगे? रैंक। रैंक कैसे निकलता है? टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। कितना नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होता है उसी को बोलते हैं रैंक। तो यहाँ पे देखिए रैंक के लिए बता भी दिया गया है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, कितना सारा रो में नॉन जीरो नंबर है। तो यहाँ पे देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 रो में 2 रो में नॉन जीरो है, इसमें सबका सब जीरो है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हम लोग 2 का रैंक निकालेंगे, एक तो ए मैट्रिक्स का निकालेंगे और एक ए अगुमेंटेड बी का निकालेंगे। ए मैट्रिक्स क्या था? यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू था ये सिर्फ ए था और बी को मिक्स किए थे अगुमेंटेड के साथ, तो ये ए अगुमेंटेड बी है। तो अभी सबसे पहले इसको हम देखना है, तो 3 रो देखना है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, कितना रो में नॉन जीरो रो है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला रो में नॉन जीरो नंबर है, दूसरा वाला रो में नॉन जीरो नंबर है, तो यहाँ तक हो गया 1 और 2। तीसरा वाला में रो में नॉन जीरो नंबर नहीं है क्योंकि सबका सब जीरो है। तो जितना नॉन जीरो नंबर होता है उतना ही रैंक होता है। तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए देखिए 2 बताया भी गया, 1 और 2। अब हम लोग ए अगुमेंटेड बी का निकालेंगे। अब इसमें देखेंगे कि कितना नॉन जीरो रो है। पहला वाला रो नॉन जीरो है तो 1 हो जाएगा, दूसरा वाला रो नॉन जीरो है 2 हो जाएगा, तीसरा वाला रो देखिए सबका सब क्या है? जीरो है, तो ये काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें भी 1 और 1 क्या हो गया? 2 रैंक हो गया। तो रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी के बराबर हो गया। तो हम लोगों का सॉल्यूशन निकलेगा मतलब x का, y का और z का वैल्यू निकलेगा। तो देखिएगा कि रैंक ऑफ
रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी किसके बराबर आया? 2 के बराबर आया। रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी 2 के बराबर आया। और अगर दोनों बराबर आ जाता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट होता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हुआ और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कितना था? 3। एन मतलब बोल रहा है वेरिएबल, एन का मतलब एक्स वाई और जेड के बारे में बोल रहा है। वेरिएबल आया 3 और रैंक आया 2। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं रहेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा। और अगर ये और ये बराबर आ जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये शायद आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हो तो शायद दिक्कत लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो n = 3 आया। ये नंबर ऑफ वेरिएबल को बता रहा है, एक्स वाई जेड को। 3 था इसीलिए 3 लिखा गया। रैंक कितना आया? 2 आया, ये लिखा गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी लास्ट मैट्रिक्स आया था उसको एक्स वाई और जेड के फॉर्मेट में लिख देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू आया था, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स। इसको लिखेंगे वाई, क्योंकि एक्स और वाई का ही तो वैल्यू लिया गया था। और इसको लिखेंगे जेड, और ये क्या था? बाहर वाला वैल्यू। इसको लिखेंगे एक्स जो 0 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 वाई के साथ और -1 जेड के साथ। और ये बाहर वाला नंबर इक्वल टू के बाहर लिखेंगे। तो वही बोल रहे थे कि इसको हम लोग लिखेंगे एक्स + 3/5 वाई + 7/5 जेड = 4/5। ये लिखने के लिए बोले, तो देखिएगा वही लिखा गया है, x + 3/5 वाई + 7/5 जेड = 4/5। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लिए। एलसीएम लिए तो नीचे 5 आया, 5x + 3y + 2 72। यहाँ पे ये 7z है, तो 5x + 3y + 7z, बाई में 5 है और बाहर क्या था? 4/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 5x + 3y + 7z, इसको z = 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, क्योंकि 3 तक मान चुके थे। ठीक है, उधर 3 तक मान चुके थे। और अगला वाला लाइन से हम लोग लिखेंगे 11i - z = 3। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 4। अब इससे हम लोग एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे जो n है, n क्या है? वेरिएबल। कितना है? 3। और रैंक कितना है? 2। दोनों तो बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं आएगा तो एक्स वाई जेड का एक वैल्यू नहीं आएगा, बहुत सारा वैल्यू आएगा। कितना वैल्यू आएगा? बहुत सारा वैल्यू आएगा। इसीलिए हम लोगों को एक वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करना पड़ेगा किसको? एक वैल्यू को। और एक वैल्यू को फिक्स करेंगे एक्स को, वाई का या जेड को। तो हम लोग मान लेते हैं कि जेड का वैल्यू को हम लोग फिक्स कर दिए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि n है सो r के बराबर नहीं है, इसीलिए वेरिएबल है वो एक फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये दोनों बराबर नहीं रहता है ना, तो जो x y और z का वैल्यू है वो बहुत सारा आता है। तो बहुत सारा आता है तो हम लोग एक वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसीलिए एक वेरिएबल को फिक्स करना रहता है। और हम लोग मान लिए कि z को फिक्स कर दिए। इस z का वैल्यू को मान लेते हैं k। कोई भी वेरिएबल मान सकते हो आप। और ये क्या है? कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है। जेड का वैल्यू को k मान लिया गया। ये रूल है इसका। अब रूल नहीं पता होगा तो दिक्कत होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने में एक वैल्यू को फिक्स करना पड़ता है। अब एक वैल्यू को फिक्स कर दिए तो k का वैल्यू z के बराबर है, तो इस वाले इक्वेशन में z की जगह पे k का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो z का वैल्यू तो हम लोग को निकल गया, एक वेरिएबल निकल गया है रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको फिक्स करना रहता है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से 11y - z की जगह पे क्या रखेंगे? k = 3।
अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो y को यहाँ रहने देंगे और 3 माइनस के है तो इधर प्लस के हो जाएगा और ये y के साथ 11 मल्टीप्लाई है तो यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा। तो ये निकल गया y का वैल्यू, z का भी वैल्यू निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या निकालना है, x का वैल्यू। x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो y का वैल्यू पुट करेंगे ये वाला, z का वैल्यू पुट करेंगे k और x का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 5x + 3y + 7z = 4 आया, ये आया, ये इक्वेशन 1 में है। अब हम लोग को क्या निकालना है, x का वैल्यू। ठीक है, तो x को यहीं रहने दिए और 4 ये 3y और +7z को इधर भेजे तो माइनस में आ गया 3y - 7z और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, चला गया डिवाइड में। ये x का वैल्यू निकल गया। अब y का जो वैल्यू निकला है और z का जो भी वैल्यू निकला है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिएगा कुछ नहीं किया गया है, 4 - 3 y के जगह पर ये वाला वैल्यू को पुट किया गया, 3 + k / 11 -7 k, z की जगह पर k है, y में 5 है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन का। जो लोग इसको पहले से पढ़ लिया होगा वो इस क्वेश्चन को बना सकता है एग्जाम में, लेकिन जो अगर नहीं पढ़ा है वो फंस जाएगा। इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा जो नहीं पढ़ा है, और जो पढ़ लिया है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस इस क्वेश्चन को कर लेना है। और एक दिन आप लोगों के पास मात्र बचा है, एक दिन में आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सकते हो जो क्वेश्चन दिया गया है उसी को करना है बस, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है। बार बार बोल रहे हैं, बाहर का क्वेश्चन एक भी अटेम्प्ट नहीं करना है। और अपना डिसाइड कर लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन आप बना सकते हो। टोटल कितना क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन पूछा है, तो 7 में कौन कौन चैप्टर का आप क्वेश्चन कर सकते हो ये डिसाइड कर लीजिएगा। और मॉडल सेट को एक बार पक्का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है, कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है, तो उस क्वेश्चन को ऊपर टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपके पास मात्र एक दिन बचा हुआ है। और एक दिन में आप उसके ऊपर टाइम दोगे तो इधर का भी नहीं रहोगे ना उधर का रहोगे, गेम आपका ओवर हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं है उसको छोड़ देना है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ 4 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और शॉर्ट्स में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, शॉर्ट्स में सब क्वेश्चन बता दिया गया है। जो भी 20 क्वेश्चन करवाया गया उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। बाकी लॉन्ग के लिए बोले कि 4 चैप्टर को अपना फिक्स करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। थैंक यू।